चलिए बात अब लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरों की। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के दूसरे दौर के लिए आज है मतदान। सुबह 7 बजे से डाले जाएंगे वोट। 13 राज्यों की 88 सीटों पर आज मतदान होना है। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। आपको बता दें, राहुल गांधी की सीट वायनाड पर भी आज ही वोटिंग होनी है। वहीं हेमा मालिनी की सीट मथुरा पर भी वोटिंग आज ही होगी। शशि थरूर की सीट पर भी आज वोटिंग होनी है। तो काफी हाई प्रोफाइल ये मामला। आज जो तमाम दिग्गज हैं उनकी साख जो है वो आज दांव पर है, क्योंकि आज 13 राज्यों की 88 सीट जिस पर वोट डाले जाएंगे, तैयारी पूरी कर ली गई है। और कहीं ना कहीं आप देखिए, जिस तरह से पहले चरण में थोड़ा मतदान कम हुआ, उसके बाद कई पार्टियां थी जिन्होंने विशेष अनुरोध किया कि आप लोग वोट डालिए। और लगातार न्यूज़ नेशन भी आपसे कह रहा है यही कि अगर आपके क्षेत्र में आज है मतदान तो जरूर कीजिए अपना मतदान। और देखिए, आज दूसरे दौर के लिए मतदान होना है। और देखिए 5 तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं। और लगातार ये आप समझिए, चाहे पश्चिम बंगाल हो, अरुणाचल प्रदेश हो, जम्मू हो, क्योंकि देखिए जम्मू की भी जो एक सीट है उस पर आज चुनाव होना ये बेहद महत्वपूर्ण होगा। 370 हटने के बाद ये चुनाव और लोगों की दिलचस्पी बहुत सारे सवालों का जवाब देगी। वहीं आप देखिए मणिपुर की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कर्नाटक की तस्वीर दिखा रहे हैं। पूरब से लेकर पश्चिम तक तमाम जगहों पर जो तैयारियां हैं उसे अंतिम रूप दे दिया गया है। और राहुल डवास बुलंदशहर से हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं। राहुल, देखिए पहले चरण में मतदान कम हुआ, ऐसे में आज दूसरे चरण का मतदान होना है 7 बजे से। किस तरह की तैयारियां आप देख पा रहे हैं, किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है? देखिए, न्यूज़ नेशन सबसे पहले अपने दर्शकों से जहां जहां मतदान हो रहा है हम यही अपील करना चाहते हैं कि पहले मतदान, उसके बाद जलपान, क्योंकि दोपहर में उत्तर भारत की बात करें तो तापमान लगभग 40 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है। इसलिए अगर 9 बजे से पहले, 8 बजे से पहले 1-2 घंटे के अंदर ही मतदान करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद जलपान कीजिए, उसके बाद पूजा पाठ कीजिए, उसके बाद बाकी चीज़ें कीजिए। और यही अपील हम करना चाहते हैं और उम्मीद भी यही की जा रही है, क्योंकि जहां मैं मौजूद हूं यहाँ के जो स्थानीय सांसद हैं भोला सिंह, वो भी कह रहे हैं कि मैं 7 बजे पहला वोट डालूंगा। और यही अपील जो यहाँ पे तमाम जो राजनीतिक दल के लोग हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि जो वोटिंग टर्नआउट है वो ज़्यादा बेहतर हो सके। क्योंकि फर्स्ट फेज में हमने देखा था वोटिंग टर्नआउट बेहतर नहीं था। और ऐसे में इलेक्शन कमीशन की भी कोशिश ये है कि जगह जगह जहां आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं वो वाटर कूलर लगाया गया है, वहां शेल्टर की व्यवस्था है, क्योंकि जो कतार में लोग खड़े होते हैं उन्हें गर्मी ना लगे, उनके लिए खास ख्याल रखा गया है। तो कोशिश इस बात की है कि इस बार वोटिंग टर्नआउट पहले फेज की तुलना में ज्यादा बेहतर रह सके। जी बिल्कुल, 2 मौजूदा सांसद एक दूसरे के खिलाफ मैदान में, ये अपने आप में काफी दिलचस्प होने वाला है राहुल। और ऐसे में आज जब चुनाव होंगे बुलंदशहर में, क्या वो मुद्दे रहने वाले हैं जिसको सोचकर जनता अपना मत डालने वाली, वो क्या मुद्दे रहे जो सबसे ज्यादा हावी रहे हैं खास करके बुलंदशहर में? देखिए, अगर शहरी मतदाताओं की बात करें, उनका कहना है कि हमारे पास तक, अगर परी चौक ग्रेटर नोएडा की बात करें, वो मेट्रो मौजूद है, हमारे पास मेट्रो क्यों नहीं आई है। अगर मेरठ की बात करें तो वहाँ भी रैपिड रेल चलने लग गई है। तो उनकी कोशिश ये है कि हमारी मेट्रो की या फिर रैपिड रेल की, रीजनल रेल की कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सके, ये कोशिश नज़र आ रही है। और ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो उनका साफ तौर पर कहना है कि हम ये चाहते हैं कि जो आवारा पशु है उनसे सुरक्षा मिल सके, क्योंकि वहाँ पर यह बड़ा मुद्दा है। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बात करें तो जितना इन्वेस्टमेंट गौतम बुद्ध नगर में हुआ है, जितना गाजियाबाद में हुआ है, उतना बुलंदशहर में नहीं हुआ, ताकि रोजगार यही मिल सके। क्योंकि बहुत से ऐसे युवा हैं जो एनसीआर के बाकी इलाकों में जाते हैं नौकरी करने के लिए। बिल्कुल, लगातार नजर रहेगी राहुल, और हर एक अपडेट आपसे लेंगे पूरे दिन। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। देखिए, इन दिनों चुनाव में आक्रामकता प्रचार का दौर चल रहा है। खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर बहुत ज्यादा हमलावर दिख रहे हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर प्रश्न उठा रहे हैं, कांग्रेस की कम्युनिज्म वाले तीर को लपककर जनता को होने वाले नुकसान दिखा रहे हो। तो वहीं कांग्रेस पीएम मोदी के बयानों के तीर से बचाव की मुद्रा में। लेकिन प्रश्न यह है, आखिर इस तरह के प्रचार से फायदा किससे पहुंच रहा है, बीजेपी को या कांग्रेस को? प्रश्न इसलिए क्योंकि मौजूदा स्थिति में बीजेपी को मुद्दों से ज्यादा कांग्रेस के घोषणा पत्र और मुद्दों की चर्चा हो रही है। तो क्या कांग्रेस ने घर वाली चाल चली है? देखिए एक रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी जी का काम आपके ध्यान को इधर उधर करने का है। कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। आक्रामक प्रचार का दौर, किन मुद्दों पर कितना शोर?
इन दिनों प्रधानमंत्री मोदी की चुनाव प्रचार की शैली में आक्रामकता महसूस की जा रही है। पीएम मोदी कांग्रेस के घेराव में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस भी पीएम मोदी के बयानों पर न सिर्फ बचाव की मुद्रा में है, बल्कि इसका जवाब भी दे रही है। हालांकि पहली नजर में इस तरह के प्रचार अभियान को कांग्रेस के फंसने के संकेत माना जा सकता है, लेकिन क्या वाकई कांग्रेस फंस गई है या फिर यह कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा है? प्रश्न इसीलिए क्योंकि चुनाव में एक तरफ बीजेपी को मुख्य दल माना जा रहा है, एनडीए के घटक दल भी इसे स्वीकार करते हैं और इस गठबंधन के फेस हैं प्रधानमंत्री मोदी। लेकिन अचानक एनडीए पर आक्रामक होने की बजाय कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आक्रामकता बढ़ गई है, जिसके फायदे और नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। फायदे और नुकसान पर लगाए जा रहे अनुमान का गणित भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले कांग्रेस की स्थिति को समझ लीजिए। तुष्टीकरण की राजनीति ने के देश को टुकड़े टुकड़ों में बांट के रख दिया है और इसलिए अब मोदी तुष्टीकरण को समाप्त करके संतुष्टीकरण की ओर आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस के इस बार के मैनिफेस्टो पर 7% मुस्लिम लीग का थप्पा लगा हुआ है, मुस्लिम लीग की छाप है। पीएम मोदी लगातार कांग्रेस के घोषणा पत्र को टारगेट कर रहे हैं। इसमें जो मुद्दे शामिल हैं उन पर बात कर रहे हैं और कांग्रेस बता रही है कि पीएम जिन मुद्दों पर बोल रहे हैं वो मैनिफेस्टो में शामिल ही नहीं है, इसलिए कांग्रेस अपने मुद्दे गिना रही है। यानी पीएम मोदी अपनी सभा में कांग्रेस के मुद्दों पर बात कर रहे हैं, कांग्रेस के घोषणा पत्र के मुद्दे जनता के बीच पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस पीएम मोदी के बयानों को गलत बताकर घोषणा पत्र का वादा दिखा रही है। इसीलिए कांग्रेस के घोषणा पत्र की दो तरह से पब्लिसिटी हो रही है। हालांकि बीजेपी की तरफ से कांग्रेस के घोषणा पत्र की नेगेटिव पब्लिसिटी हो रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र न पढ़ने वालों के पास भी घोषणा पत्र में शामिल मुद्दे पहुंच रहे हैं और ये कांग्रेस के लिए एक तरह से सकारात्मक संदेश है। तो क्या ये कांग्रेस की कोई चाल है या फिर कांग्रेस ने मुद्दों से ही सेल्फ गोल कर दिया है? अगर ये सेल्फ गोल है तो बीजेपी को फायदा मिलना तय है, लेकिन कांग्रेस की चाल है तो फिर कांग्रेस की रणनीति अब अलग ही स्तर पर पहुंच गई है। ऐसा इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि पीएम मोदी ने कांग्रेस के घेराव के लिए पहला मंच राजस्थान का बांसवाड़ा बनाया था, जहां उन्होंने कांग्रेस को ध्रुवीकरण के कटघरे में खड़ा किया था। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने भी पीएम मोदी पर आक्रामकता दिखाई, पार्टी के घोषणा पत्र पर बचाव किया। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुद्दे का आधार कांग्रेसी नेताओं के बयानों को बनाया था, जिसमें राहुल गांधी का भी एक बयान शामिल था। देश का एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। माइनॉरिटीज को पता लग जाएगा कि इस देश में उनकी भागीदारी कितनी है। इसके बाद हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी के बयानों की लाइन में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी शामिल किया गया, जिसमें संसाधनों पर हक का जिक्र था। कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। हालांकि कांग्रेस ने पीएम मोदी की शिकायत चुनाव आयोग से की, लेकिन चुनाव का मुद्दा बदलता देख मुमकिन है कि कांग्रेस ने इससे भी फायदा ढूंढ ही लिया हो। इसीलिए ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन सैम पित्रोदा का बयान जारी हुआ। Let me tell you, in America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. और फिर पीएम मोदी ने इस बयान को मुद्दा बनाकर कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल मुद्दों के धागे खोलने शुरू कर दी। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी। आप जो
अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं, वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी। एससी, एसटी, ओबीसी के हक पर डाका डालने और बहनों के मंगलसूत्र पर नजर डालने से पहले जरा इंडी गठबंधन वालों, ये दीवार पर लिखा हुआ पढ़ लो और कान खोलकर सुन लो। जब तक मोदी जिंदा है, ऐसा कोई भी पाप करने से पहले आपको मोदी से निपटना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस भी शायद यही चाहती है कि पीएम मोदी उनके मुद्दों पर ही बात करें, क्योंकि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जिस वर्ग समूह को लुभाने के लिए इस तरह के वादे किए हैं, वही कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन का बड़ा वोट बैंक है, जिसमें मध्यम वर्गीय, पिछड़ा, दलित, आदिवासी और मुसलमान शामिल हैं। इसे घोषणा पत्र के कुछ बिंदुओं से समझिए। कांग्रेस के घोषणा पत्र में हिस्सेदारी न्याय खंड में सामाजिक न्याय उपखंड है, जिसमें पहला ही मुद्दा आर्थिक, सामाजिक, जाति जनगणना के आधार पर स्थिति पता लगाना है, और इसी उपखंड में दूसरा मुद्दा है आरक्षण पर 50% का कैप हटाने का वादा। इसी खंड के उपखंड अल्पसंख्यक में चौथे बिंदु पर विदेश में अध्ययन के लिए स्कॉलरशिप देने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने 17 मुस्लिम समुदाय को ओबीसी कैटेगरी में शामिल करके उन्हें आरक्षण का हकदार बना दिया, जो कांग्रेस का एक तरह से पूरे देश के मुस्लिम समुदाय को संदेश है। और ये कांग्रेस नहीं बल्कि पीएम मोदी बता रहे हैं। अब कांग्रेस ने ठान लिया है कि वो धर्म के आधार पर रिजर्वेशन लाकर रहेगी, और इसके लिए कांग्रेस ने तरीका निकाला है। जो ओबीसी का कोटा है, 27% का जो ओबीसी का कोटा है, अब उन्होंने तय किया है कि उसमें से कुछ चोरी कर लिया जाए। 27% में से चोरी कर लिया जाए, छीन लिया जाए, चुपचाप छीन लिया जाए और धर्म के आधार पर आरक्षण दे दिया जाए। लेकिन प्रश्न यहाँ ये भी है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस के खिलाफ आक्रामकता में एक समुदाय के निशाने पर नहीं आ रहे हैं? क्या मोदी मित्र अभियान, सूफी संवाद, जनप्रतिनिधि संवाद, अल्पसंख्यक स्नेह संवाद चलाने वाली बीजेपी को इसका खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा? इसका सीधा सीधा जवाब पिछले कुछ चुनाव के आंकड़ों से मिलता है। सीएसडीएस के आंकड़े बताते हैं कि 2004 में कांग्रेस को 36% मुस्लिम वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को सिर्फ 7। ऐसे ही 2009 में कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़कर 38 हुआ था और बीजेपी को सिर्फ 4% मुस्लिम वोट मिले। 2014 में कांग्रेस को 38% मुस्लिमों ने वोट दिया और बीजेपी को 8%, जबकि 2019 में कांग्रेस का मुस्लिम वोट बैंक 33% पर सिमट गया और बीजेपी को 8% मिले। यानी बीजेपी के लिए आक्रामकता और ध्रुवीकरण के खिलाफ बोलना नुकसानदायक नहीं बल्कि फायदेमंद साबित हो सकता है, और बहुसंख्यक वोट बैंक के साथ कानून और योजनाओं के आधार पर मुस्लिम समुदाय की महिलाओं का साथ इस बार पहले के मुकाबले ज्यादा मिल सकता है। यही वजह है कि कांग्रेस जिस सेल्फ गोल को कामयाब चाल समझ रही है, उसमें अभी बहुत से तार उलझे हुए हैं।